हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। बच्चों, मैं चिन्मया और हम साथ में व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हम पढ़ेंगे भाषा, शब्द विचार, वर्ण विचार, संज्ञा, सर्वनाम, अलंकार, रस और भी बहुत कुछ पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों, हम पढ़ते हैं। पाठ 13, विराम चिन्ह, पंक्चुएशन। तो चलिए बच्चों, हम आज का अपना पाठ शुरू करते हैं और आज हम विराम चिन्हों के बारे में पढ़ेंगे। विराम का अर्थ होता है रुकना। बोलते समय अपने विचारों एवं भावों को सही ढंग से व्यक्त करने के लिए बीच बीच में रुकना पड़ता है। इस रुकावट को विराम कहते हैं। भाषा को लिखते समय इन रुकावटों को व्यक्त करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। भाषा में स्पष्टता लाने वाले इन चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्ह, पंक्चुएशन, लिखित भाषा में स्पष्टता लाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। विराम चिन्हों के गलत प्रयोग से कभी कभी अर्थ बदल जाता है। तो बच्चों, जैसे हम बात करते समय बीच बीच में रुकते हैं, तो जो रुकने का समय होता है इसे विराम कहते हैं। वही लिखित भाषा में इस विराम को प्रकट करने के लिए कुछ चिन्हों का प्रयोग किया जाता है और इन्हीं चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। पढ़ो मत लिखो, पढ़ने को कहा जा रहा है। पढ़ो मत लिखो, लिखने को कहा जा रहा है। हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने वाले प्रमुख विराम चिन्ह। पहला, पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है, जैसे अर्पिता गाती है, बंदर नाच रहा है। दूसरा, अर्ध विराम। इसका प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब बोलते समय पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना पड़े, जैसे निहाल घर आया, बस्ता रखा और खेलने लगा। तीसरा है अल्प विराम। जब वाक्य को बोलते समय अर्ध विराम से भी कम समय के लिए रुकना पड़े तो ऐसी स्थिति को व्यक्त करने के लिए अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे अशोक, अर्पित, अंकित और अंकुर अच्छे बच्चे हैं। चौथा, प्रश्नवाचक चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में किया जाता है, जैसे आपका क्या नाम है, आप यहाँ क्यों आए हैं। हिंदी भाषा में प्रयुक्त कुछ प्रमुख विराम चिन्ह हैं, जिनमें पहला है पूर्ण विराम। तो जब हमारा वाक्य पूर्ण हो जाता है तो हम कुछ देर के लिए दूसरे वाक्य को बोलने से पहले रुकते हैं, तो वाक्य की पूर्ति पे जो चिन्ह लगता है उसे पूर्ण विराम कहते हैं। दूसरा है अर्ध विराम। अर्ध विराम में जैसे पूर्ण विराम की स्थिति होने पर हमें कुछ देर के लिए रुकना पड़े, मतलब पूर्ण विराम से कम समय के लिए रुकना पड़े और उसके बाद दूसरा वाक्य जब बोलना होता है तो हम अर्ध विराम लगाते हैं। तीसरा है अल्प विराम। जब हमें वाक्यों के बीच में भेद करने के लिए बहुत कम समय के लिए रुकना पड़ता है तो हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं, जैसे अशोक, अर्पित, अंकित। तो ये 3 नाम दिए गए हैं और इन नामों के बीच का अंतर बताने के लिए हम थोड़ी थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, तो यहाँ पे अल्प विराम का प्रयोग होता है। चौथा है प्रश्नवाचक चिन्ह। जब भी हम कोई प्रश्न पूछते हैं तो प्रश्नवाचक शब्दों के बाद प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। पांचवा है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। विस्मय, हर्ष, प्रसन्नता, दुख आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे छी कितना गंदा स्थान है, अरे तुम आ गए, वाह क्या छक्का मारा है। तो विस्मय आदि बोधक शब्द जो होते हैं, विस्मय, हर्ष, प्रसन्नता, दुख आदि जो इनके लिए जो शब्द प्रयुक्त होते हैं उसके बाद विस्मय आदि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। छठा है योजक चिन्ह। 2 समान पदों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे माता पिता, दिन रात, गुण दोष, सुख दुख, सीता गीता आदि। 2 समान पदों या फिर 2 विलोम शब्दों को जोड़ने के लिए योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, जैसे माता पिता, तो ये 2 समान शब्द हैं, उनके बीच में योजक लगा है। ऐसे ही दिन रात आदि शब्दों में भी योजक चिन्हों का प्रयोग होता है। 7वां है निर्देशक चिन्ह। यह चिन्ह भी योजक की चिन्ह की भांति ही होता है, किंतु इसका आकार योजक चिन्ह से बड़ा होता है। इस चिन्ह का प्रयोग संवादों, वार्तालाप आदि के नाम के बाद किया जाता है, जैसे अंकुर, आप कल कहाँ गए थे, अनमोल, मैं कल मामा जी के घर गया था।
सातवां है बच्चों निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग कोई निर्देश बताने के लिए या फिर संवाद में नाम के बाद प्रयुक्त किया जाता है। जैसे अंकुर, तो अंकुर इसमें संवाद चल रहा है, तो यहाँ अंकुर के नाम के बाद निर्देशक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, उसके बाद वाक्य बोला गया है। आठवां है कोष्ठक। इस चिन्ह का प्रयोग कठिन शब्दों के अर्थ स्पष्ट करने, भावों को स्पष्ट करने के लिए किया जाता है। जैसे लंबोदर गणेश विघ्नों को दूर करते हैं। नौवां है हंस पद चिन्ह। जब लिखते समय कोई शब्द छूट जाए तो छूटे हुए स्थान के ऊपर वह शब्द लिखकर छूटे हुए स्थान पर इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आज के उत्सव के लिए माला की व्यवस्था करनी है। 10वां है विवरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे रचना के आधार पर वाक्य के भेद, क सरल, ख संयुक्त, ग मिश्र। तो 8वां है बच्चों कोष्ठक। कोष्ठक का प्रयोग करते हैं कठिन अर्थों को स्पष्ट करने के लिए या फिर भावों को स्पष्ट करने के लिए। जैसे लंबोदर, तो लंबोदर का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक का प्रयोग करके अर्थ लिखा गया है। 9वां है हंस पद चिन्ह। जब हम कोई वाक्य लिखते हैं और वाक्य में कोई शब्द छूट जाता है तो उस शब्द को वहां ऊपर लिख देते हैं और छूटे हुए स्थान पर हंस पद का प्रयोग करते हैं। 10वां है विवरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग विवरण देने के लिए किया जाता है। जैसे रचना के आधार पर वाक्य के भेद, तो यहाँ वाक्य के भेद का विवरण दिया जा रहा है, तो विवरण देने से पहले इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। 11वां है उद्धरण चिन्ह। किसी कथन को कहने वाले ने जैसा कहा है उसी रूप में प्रयुक्त करने के लिए उद्धरण चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे गुरुजी ने कहा खूब मन लगाकर पढ़ो। 12वां है लाघव चिन्ह। किसी शब्द को संक्षिप्त रूप से लिखने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इस चिन्ह को संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहा जाता है। जैसे कृ प उ, कृपया, पन्ना, उलटिए, पन, पंडित आदि। तो 11वां है बच्चों उद्धरण चिन्ह। जब कोई वाक्य हमें वैसा ही कहना है जिसे सामने वाले ने कहा है तो उस वाक्य को ज्यों का त्यों लिखने के लिए उद्धरण चिन्ह लगाते हैं। 12वां है लाघव चिन्ह। जब किसी शब्द को हमें संक्षिप्त रूप में लिखना होता है तो हम लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे पंडित में हम प लिखकर लाघव चिन्ह का प्रयोग करते हैं तो उसका पूरा अर्थ पंडित होता है। इसे संक्षेप सूचक चिन्ह भी कहते हैं। आओ कुछ करें। तो चलिए अब हम इस पाठ के अभ्यास को करते हैं। क दिए गए प्रश्नों के उत्तर दो। तो बच्चों यहाँ प्रश्न दिए गए हैं जिनके उत्तर आपको यहाँ पाठ पढ़ के खुद से देने हैं। ख दिए गए विराम चिन्हों को पहचान कर उनके नाम लिखो। चिन्ह पहला है अर्ध विराम, दूसरा है अल्प विराम, तीसरा है हंस पद चिन्ह, चौथा है उद्धरण चिन्ह, पांचवा है विस्मय आदि बोधक चिन्ह, छठा है प्रश्नवाचक चिन्ह और सातवां है विवरण चिन्ह। ग दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़कर उनसे संबंधित उपयुक्त विराम चिन्हों के नाम लिखो। पहला, इसका प्रयोग वाक्य के पूर्ण होने पर किया जाता है, पूर्ण विराम चिन्ह। दूसरा, प्रश्नवाचक वाक्यों के अंत में लगाए जाने वाला चिन्ह, प्रश्नवाचक चिन्ह। तीसरा, दो समान पदों को जोड़ने के लिए चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, योजक। चौथा, जो चिन्ह हर्ष, घृणा, आश्चर्य आदि मनोभावों को प्रकट करने के लिए लगाया जाता है, विस्मय आदि बोधक चिन्ह। पांचवा, लिखते समय किसी शब्द के छूट जाने पर जिस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, हंस पद चिन्ह। आशा करते हैं कि आपको ये पाठ समझ आया होगा। तो बच्चों अब आप इस पाठ को खुद से पढ़िए, समझिए और इसके बचे हुए अभ्यास को खुद से कीजिए।